Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mohammad Fakhrullah, Britain International College Network. यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसमें पहली दो एक्सरसाइजेस हमने पढ़ी हैं 3.1, 3.2 जो कि सबका सिलेबस से रिलेटेड थी। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.3 है। बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से समझना है। इसमें 3x3 मैट्रिसेस आ जाते हैं जिनके डिटर्मिनेंट्स आपने फाइंड करने होते हैं। इसमें ए इन्वर्स आपने फाइंड करना होता है और इसमें प्रॉपर्टीज़ के यूज़ की मदद से आपने किसी भी मैट्रिक्स को लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। तो इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 की कुछ डेफिनेशंस, शुरू वाली डेफिनेशंस और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ये है कि कोई भी आपके पास अगर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो उसका माइनर मालूम करने का तरीका ये है कि उसमें किसी भी एक एलिमेंट का माइनर मालूम करने का तरीका ये है कि उसमें जिस एलिमेंट का आप माइनर मालूम कर रहे हैं उसका वही रो नंबर और वही कॉलम नंबर आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होगा उस मैट्रिक्स को, वो जो डिटर्मिनेंट हासिल होगा उस डिटर्मिनेंट को माइनर ऑफ दैट एलिमेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल दी हुई है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है A11, A12। अब माइनर ऑफ एन एलिमेंट होता है, जैसे A23 का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं तो 2, 3, जैसे मैंने बोला A23, तो इसमें जो 2 है वो रो के लिए है और जो 3 है वो कॉलम के लिए है। यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होगा उस मैट्रिक्स को माइनर ऑफ दैट एलिमेंट मींस A23 आप कहेंगे। और इसको किस से डिनोट करते हैं? M23 से, MIJ से डिनोट करते हैं। डिनोशन सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ दी हुई हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट डेफिनेशन है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ये दोनों डेफिनेशन एक एलिमेंट के बारे में हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट जो है वो किस तरह फाइंड किया जाता है? किसी भी एलिमेंट में, जैसे कोई भी एलिमेंट है, AIJ एलिमेंट है, उस एलिमेंट का आपने अगर कोफैक्टर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आप देखेंगे कैपिटल AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J मल्टीप्लाइड बाय MIJ। MIJ क्या है? माइनर ऑफ द एलिमेंट है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में दिया हुआ है A मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम कोफैक्टर फाइंड करें। जब कोफैक्टर फाइंड करने का कहा जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे A12 फाइंड करना है तो A12 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? -1 की पावर 1 प्लस 2। ये -1 की पावर 1 प्लस 2 कहाँ से आया है? जैसे ही हमने बोला कि A12 तो जो नीचे वाला 1, 2 है यही -1 की पावर में आ जाता है। M12 वो मैट्रिक्स होगा जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने से हासिल होगा। M12, M में 1 जो है वो रो के लिए है और जो 2 है वो कॉलम के लिए है। जो 1 है यानी फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होगा। अब -1 की पावर के बारे में आप जानते हैं कि अगर वो इवन हो तो हमारे पास प्लस आता है, अगर वो पावर जो है वो ऑड हो तो हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो ये हमारे पास था कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है। तो इसमें एक 3x3 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो 3x3 डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं आपको सिखाने लगा हूँ। इसको एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट कहते हैं, एक्सपेंशन कहा जाता है, इसको एवेल्यूएशन भी कहा जाता है। एक मैट्रिक्स जैसे हमारे पास दिया हुआ है, इसको हर रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और हर कॉलम से भी एक्सपेंड किया जा सकता है।
यानी एक 3/3 डिटर्मिनेंट को 6 वेज से एक्सपेंड किया जा सकता है। जैसे हमारे पास गिवन 3/3 डिटर्मिनेंट है 5 - 2 - 4, तो आपने इसमें से कोई एक रो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे रो 1 हमने सिलेक्ट की है और साथ में लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो रो 1 से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो रो 1 के एलिमेंट्स देखें, जो अपर रो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी हुई है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 5 - 2 एंड -4, यानी इस रो को हमने सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले 5 की बारी है। तो जैसा कि मैंने साथ में वर्कआउट किया हुआ है कि 5 जहां पे है उस कॉलम को और उस रो को आप पूरी की पूरी रो को और पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट कर देंगे। यानी जिस एलिमेंट की बारी होगी, जैसे 5 की बारी है तो 5 के हॉरिजॉन्टल भी आप लाइन लगा देंगे और उसके वर्टिकल भी लाइन लगा देंगे, वो सारे एलिमेंट्स कैंसिल कर देंगे। जब उन एलिमेंट्स को आप कैंसिल करेंगे उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा, उस डिटर्मिनेंट को आपने लिखना है और जो 5 है वो आप बाहर लिख देंगे। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स यानी उस रो और उस कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास क्या एलिमेंट्स बचे हैं, -1 - 3 1 एंड 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास -2 की बारी है। इसमें आप साइंस के बारे में थोड़ा सा सुन लें कि जैसे हमने फर्स्ट रो सिलेक्ट की है तो फर्स्ट रो में जैसे 5 था शुरू में, तो 5 के साथ प्लस होगा और -2 के साथ माइनस होगा और -4 के साथ प्लस होगा। ये वैल्यूज इसके ऑर्डर की वजह से होती हैं। जैसे 5 का ऑर्डर क्या है, 1 1 है, यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। जब 1 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास इवन आता है। जब इवन आए तो उस एलिमेंट के साथ प्लस होगा और जब ऑड आए तो उस एलिमेंट के साथ क्या होगा, माइनस होगा। जैसे सेकंड एलिमेंट -2 है तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है पहली रो दूसरा कॉलम, क्योंकि ये पहली रो और दूसरे कॉलम में वाक़या है। तो इस लिहाज से 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर आता है। तो ऑड नंबर के वजह से ये इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका माइनस और जो इसके ऑर्डर का माइनस है, दोनों माइनस मिलकर इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर +2 आ जाएगा और उस रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी, इन वैल्यूज को हम लिख देंगे 3 - 3 -2 एंड 2। उसके बाद सेकंड की बारी आ जाएगी -4 और 3 - 1 और -2 1। फिर इसके जो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे वो हम 2/2 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस लिख के इसके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के बाद जो है हमारे पास 5 - 4 = 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसी तरह हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 किया है। क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 में भी इसी तरह एवेल्यूएशन की है हमने, सेम, यानी कि हमारे पास फर्स्ट रो से ही हमने इसको एक्सपेंड किया है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद जिस एलिमेंट से आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं उसको बाहर लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है उस रो और उस कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है उसमें उसके साथ भी इसी तरह करेंगे और उस रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। इसी तरह थर्ड वन में भी हम इसी तरह करेंगे, यानी उस रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। तो उसके बाद हम डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 भी सेम एज पार्ट 1 एंड 2 हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हम डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है ये बड़ा अहम तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये तरीका अप्लाई होता है, ये तरीका सीखना बेहतर है। इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट को जब हम एवेल्यूएट करते हैं, क्वेश्चन तो उसी तरह है लेकिन इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं, जैसे A+L है, A-L है और A है। तो उस लिहाज से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम पहले C1 + C2 + C3 लिखेंगे, यानी तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे। तीनों कॉलम्स को जब हम ऐड करेंगे तो उसमें जो एडिशन है वो C1 में होगी। तो तीनों वैल्यूज़ जो है C1 यानी फर्स्ट कॉलम में तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को भी, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड और थर्ड तीनों वैल्यूज़ को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा L वैल्यू L से कैंसिल हो जाएगी और 3A आ जाएगा। तीनों वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 3A आ जाएगी। ये अमल तब किया जाता है
जब हमारे पास जब कॉलम्स को तब ऐड किया जाता है जब सेम वैल्यूज़ आ रही हो, यानी तीनों कॉलम्स को ऐड करने के बाद सेम वैल्यू आ रही हो तभी हम ऐसा करते हैं। उसके बाद 3a को हम कॉमन ले लेंगे, 3a को जब कॉमन लेंगे बाकी इसमें 1 1 1 बच जाएगा। उसके बाद जो है हम इसमें से रोज़ को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 कर देंगे। रोज़ को माइनस करने के बाद जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 0 0 a माइनस एल, a 2l माइनस एल एंड l डिटर्मिनेंट बचेगा। इसे एक्सपेंडिंग बाय C1 कर देंगे, C1 की मदद से इसे एक्सपेंड कर देंगे, 3a बाहर आ जाएगा और उसी तरह उस कॉलम और उस रो को आप डिलीट कर देंगे, 9al² हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। ये सेम वे से हमने हल किया है जिस तरह हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हैं। उसी तरीके से इसमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस आ जाएगा। उस रो और उस कॉलम को डिलीट करने के बाद रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तफसीली तरीका समझने के लिए आप पार्ट 1 को अच्छे तरीके से देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि वैल्यूज़ कैसे। इसका आंसर 4ABC आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट लिखी हुई है। ये प्रॉपर्टी बुक में पेज नंबर 105 पे लिखी हुई है। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज, आइडेंटिकल मीन्स सेम रोज, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 2 सेम रोज हों तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि 2 रोज या 2 कॉलम्स एक जैसे हो जाएं। इसको एवेल्यूएट नहीं करना, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंशन आपने ये करना है। तो इसमें हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड नहीं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2 करेंगे। इन कॉलम्स को आपस में माइनस करेंगे। कॉलम्स को आपस में माइनस करने से हमारे पास 2 कॉलम सेम आ जाएंगे जिसकी वजह से डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा। रीज़न ज़रूर लिखेंगे क्योंकि C2 और C3 क्या हैं, सेम हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी सेम है। इसमें भी आप यानी कि C1 माइनस C2, बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि C1 माइनस C2 करना है या इसमें ऑप्शन ज़रूर होता है आपके पास कि डिटर्मिनेंट में ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन ज़रूर होता है कि 2 कॉलम्स या 2 रोज़ को अगर आप माइनस करेंगे तो 2 रोज़ या 2 कॉलम्स एक जैसे हो जाएंगे। इसका आंसर भी इसी तरह आप 2 कॉलम्स यानी C1 और C3 सेम हो जाएंगे जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, उसमें भी इसी तरह है। आपने C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2 किया जिसके बाद 2 कॉलम सेम हो गए और इसका आंसर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 थी जिसके हमने स्टार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। इसको आज हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें जो 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं, एक हमने डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट किया है 3/3 का और दूसरा हमने विदाउट एक्सपेंशन जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो विदाउट एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।